ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री ऋषिभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये तृतीयः पादः कक्षा संख्या 75तमी 75वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 75। ठीक है। अभी तक हमने आपको छठवें अध्याय की 74 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। ठीक है। एक ही प्लेलिस्ट है षष्ठाध्याय अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठोध्याय इस नाम से बना हुआ है। उस पर क्लिक करेंगे तो सभी प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तीसरा पाद, फिर आगे भी चौथा पाद। बड़ा अध्याय है तो वीडियो की संख्या भी, कक्षाओं की संख्या भी अधिक होगी। चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आपको ये पुस्तकें चाहिए, पुस्तक ही मंगाना चाहिए, तो पुस्तकें आप इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी मंगा सकते हैं। और वस्तुतः यदि आप पुस्तक नहीं मंगा सकते हैं तो आप एक एक अध्याय की पीडीएफ को प्राप्त करके भी आप पढ़ सकते हैं। पर पुस्तकों का अलग ही आनंद होता है, पीडीएफ से आंखें खराब हो जाती हैं। 100, 200, 500 रुपये का यदि लालच करेंगे तो उसमें लाखों रुपए की आंखें खराब हो जाती हैं। इसलिए सभी पाठकों को 100% पीडीएफ के माध्यम से न पढ़ करके पुस्तक के माध्यम से, हार्ड कॉपी के माध्यम से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है। आंखें बहुत कीमती हैं, इनका मूल्य नहीं है वास्तव में। फिर भी हमने लाख रुपए कह दिया। लाख रुपए से आंखें आती नहीं है। जिनकी आंखों में खराबी है, जिनको नहीं दिखता है, उनको आंखों की कीमत पूछे हम तो हमें अनुभव होगा। हमें तो परमात्मा ने आंखें दी हैं, प्रभु ने, उसका बार बार धन्यवाद करते हैं कि हम सब कुछ देख पा रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि आंखों का हम मूल्य पहचानें। ठीक है। चलिएगा, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप संपर्क कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे आगे। ये हमारा एक उत्तर पद के रहते हुए क्या चल रहा था, अलुक प्रकरण। अलुक प्रकरण हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया था कल की कक्षा में। अलुक अर्थात ये अलुक का ही प्रकरण था वास्तव में। उसको ये बीच में अलुक तो वैसे यहाँ पर ही समाप्त हो गया था। ये इद वृद्धौ और ईद अग्ने सोमवरुणयोः देवता द्वंद्वे च आनंगृतो द्वंद्वे विभाषा स्वश्रीपत्यो, यहाँ पर समाप्त हो गया था वास्तव में अलुक हमारा। फिर तो उत्तर पद के पर रहते आदेश किए थे।
तो अब हमारा एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है, परंतु वह प्रकरण भी उत्तर पद का ही है, परंतु अलुक का नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है संस्कृत के पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए तथा पाठकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। इसको पुंद भाव प्रकरण बोलते हैं। पुंद भाव, पुंद भाव जहां कहीं पर भी होता है तो आपको इसी प्रकरण में यहीं आकर के देखना है। यहाँ पर कुछ सूत्र हैं, वहीं पर इसी में पुंद भाव करना तथा उसका निषेध, ठीक है, उसका अपवाद जो भी है वो सब कुछ यही है। 6वें अध्याय के तृतीय पाद के 33वें सूत्र से आगे कुछ सूत्रों में ही पुंद भाव का विधान और निषेध किया गया है। तो जब भी कभी आपको पुंद भाव वाली बात आए, कहीं प्रकरण आए, समझ में ना आए कैसे हो गया, किसका होना चाहिए, तो आप इसी प्रकरण में आकर के सूत्रों का अवलोकन करें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र का उच्चारण मैंने करा दिया था, फिर आज एक बार फिर कर लेते हैं। पुंद भाव प्रकरणम जो बताया था मैंने, बोलिएगा। स्त्रियाः पुंद भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरणे स्त्रिया मपूर्णी प्रिया दिशु। 6-3-33। चलिएगा पदच्छेद इसका देखते हैं। स्त्रियाः षष्ठी विभक्ति एक वचनांत, पुंवत् अव्ययपदम, भाषित पुंस्कादनु लुप्त षष्ठीकम। ये पूरा एक पद ले लिया है और ये क्या लिया है, षष्ठी विभक्त्यंत है वास्तव में। तो षष्ठी विभक्ति दिख नहीं रही। षष्ठी विभक्ति होता तो ऐसा होता, भाषित पुंस्कादनु ngः, ऐसा होता, पर ऐसा नहीं है। तो क्या, लुप्त षष्ठीकम। महर्षि पाणिनि यहाँ पर विभक्ति लाए, उसका लोप कर दिया, अर्थ रह गया है। समानाधिकरणे सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांत, स्त्रियां सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांत, अपूरणी प्रिया दिशु सप्तमी विभक्ति ही बहुवचनांत। ठीक है, इसमें इतने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पद वाला है। अब इसके अंदर समास है, उस समास को बता रहे हैं। सबसे पहले इसका समास खोल रहे हैं कि इसमें क्या है। कहते हैं समास ना ऊंग अनुंग, नई तत्पुरुषा, जो ऊंग नहीं है वो अनुंग हो गया, माने ऊंग से भिन्न, ऊंग के सदृश, तद भिन्न तत्सदृश। ये एक समास हो गया आपका। अब है भाषितः पुमान यस्मिन्नर्थे, अर्थात ये इसको ही कह रहे हैं समानायाम आकृतौ, अर्थात एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते सा भाषित पुंस्कः तत्प्रतिपादकः शब्दोपि भाषित पुंस्कः, तस्मात् भाषित पुंस्कात् बहुब्रीहि। ठीक है, अब इसको आपको समझना है। ये समास तो कर दिया, पर समास से ऐसे बात नहीं बनेगी, क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझ लीजिएगा। इसी को समझ लिया आपने तो ये सूत्र आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे इसी को समझाने में थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि
भाषित पुंस्क जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। समास तो हो रहा है परंतु इसका अर्थ क्या निकल गया। तो कहते हैं भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे। भाषिता का अर्थ है कहा गया है। क्या भाषिता माने व्यवहार किया गया है, कहा गया है, बोला गया है, उच्चरित है। ठीक है। पुमान माने पुल्लिंग। यस्मिन अर्थी माने यस्मिन अर्थी माने कोई शब्द, ध्यान रखिए कोई शब्द है, कोई शब्द है वो क्या है, कोई वस्तु है, कोई द्रव्य है, कोई पदार्थ है, उसमें उसको कहने में माने उस अर्थ में, अर्थ माने उस द्रव्य में, अर्थ का अर्थ है द्रव्य, उसमें वो क्या है पुल्लिंग, पुल्लिंग प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग शब्द। ठीक है। जैसे ये कुमार शब्द है, कुमारः संस्कृत में। ठीक है। ये क्या है यहाँ पर पुल्लिंग है। ठीक है पुल्लिंग है। अब क्या है कोई एक कुमार, कुमार माने एक आयु, माने कुमार आयु होती है जो आयु है। ठीक है। 10 12 15 16 साल की जो आयु है कुमार। तो उस आयु का जो बालक होता है उसको, उस आयु के कारण से उस बालक को क्या कहते हैं कुमार बोलते हैं। ठीक है। कुमार, उसको जो बालक है उसको कुमार किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि कुमार की मान उस आयु के व्यक्ति की जो भी है बालक है उसको, वो यदि उस आयु का है तो उसको कुमार कहेंगे। तो कुमार हम किस लिए कह रहे हैं कि वो उस आयु का है। क्या है? वो उस आयु का है। मानिएगा हमने 15 वर्ष ले लिया, 16 वर्ष ले लिया, 16 वर्ष तक का जो भी हमको कोई बच्चा दिखता है, बच्चा माने मेल, तो उसको क्या कहते हैं ये कुमार है। तो जो कुमार शब्द कैसा है पुल्लिंग है, और इसका अर्थ क्या है वो पिंड विशेष जिसको हम कह रहे हैं। और उस पिंड विशेष में इस कुमार शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उस आयु का है। जो पिंड है एक हाथ पैर जिसके, परंतु वो उसकी आयु कितनी है 16 वर्ष की, लगभग 15-16 वर्ष तक की आयु का है, इसलिए उसको कुमार कहते हैं। तो कुमार शब्द का, कुमार शब्द क्या पुल्लिंग है और उसका अर्थ क्या है वो पिंड विशेष हो गया। अब पिंड विशेष हो गया तो वो उस अर्थ में कैसा शब्द प्रयोग हो रहा है पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है। परंतु क्या है ये कहते हैं भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे, इसका और गहरा अर्थ क्या है कि कोई भी शब्द नहीं, कहते हैं समानायाम आकृतौ। अब इसी को खोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को बता रहे हैं यहाँ पर यस्मिन अर्थे मन समानायाम आकृतौ। समानायाम आकृतौ का अर्थ है समान आकार नहीं है, समान आकार नहीं, समानायाम आकृतौ का यहाँ पर अर्थ बताया है एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते। देखिएगा समानायाम आकृतौ, इसी को समझा रहे हैं अन्य शब्दों से एकस्मिन प्रवृत्ति निमित्ते, कि ऐसा पुल्लिंग शब्द माने ऐसा पुल्लिंग शब्द जो अब पुल्लिंग नहीं है। भाषिता का अर्थ क्या, ये भूतकाल में है, माने इसका अर्थ क्या वो भाषण में जिस पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है अब वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, अब वो मानिएगा स्त्रीलिंग बन गया, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग का ही प्रकरण है, नपुंसकलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो स्त्रीलिंग में आ गया। अब जैसे कुमार शब्द है, कुमार शब्द क्या है कुमारी, कुमारी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा।
क्या बोलते हैं? कुमारी। कुमारी, कुमार शब्द से ही क्या बन जाता है? कुमारी बन जाता है। वायसी प्रथमे लगा करके चौथे अध्याय में पढ़ाया आपको। ठीक है, ये दिख रहा होगा कुमारी आपको? नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और इंजूम कर देते हैं। कुमार और कुमारी, ठीक है, ये है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? ये कुमार शब्द जिसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है? हम किसी को कुमार कह रहे हैं, उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है? हमने एक आयु विशेष के बालक को हम कुमार कहते हैं, तो कुमार शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या हुआ? आयु विशेष। आयु विशेष। और वही कुमार शब्द अब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं। कुमारी, कोई बालिका है तो हम उसको बोलते हैं कुमारी। कुमारी से ही कुंवारी बन गया है वास्तव में। तो कुमारी, कुमारी, कुमारी का अर्थ क्या होता है? कुमारी माने यदि फीमेल है उस आयु की, 17-18 साल तक की जो फीमेल है उसको क्या बोलते हैं? कुमारी। तो जो कुमार शब्द है वो पुल्लिंग में था पहले, अब वो स्त्रीलिंग को कह रहा है, स्त्रीलिंग उसका पदार्थ हो गया। तो अब यहां पर जब स्त्रीलिंग पदार्थ के लिए जब इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें प्रवृत्ति निमित्त क्या है? वही आयु विशेष। क्या? वही आयु विशेष। जब कुमार शब्द का हम प्रयोग कर रहे थे मेल बालक के लिए तो प्रवृत्ति निमित्त कुमार का क्या था? आयु विशेष। और कोई फीमेल बालक या बालिका है, बालक है, बच्ची है, उसके लिए हम कुमारी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो कुमारी इसका निमित्त क्या है? वही निमित्त है, आयु विशेष। बस स्त्रीलिंग है इसलिए इसको कुमारी, इसमें प्रत्यय आ जाता है, ये पुल्लिंग है। तो ऐसे शब्द इसको कह रहे हैं भाषिता पुमान यस्मिन अर्थे, जिस अर्थ में, अर्थात समानायाम आकृतौ एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते, माने ऐसा भाषित पुमान, अर्थात भाषित का अर्थ है ऐसा पुल्लिंग शब्द जो अब पुल्लिंग में नहीं है, अब स्त्रीलिंग में आ गया है, परंतु वो स्त्रीलिंग शब्द कैसा है? माने पहले पहले जिस निमित्त के कारण से ही वो पुल्लिंग में प्रयोग होता था उसी निमित्त से अब वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं सभाषित पुंस्काः, क्या है वो? सभाषित पुंस्काः, वो पदार्थ हो गया। यहां पर यस्मिन अर्थ लिया, यहां पर जिस अर्थ में, जिस द्रव्य में, वो द्रव्य। ठीक है, अब उसी को बता रहे हैं कि प्रतिपादक शब्दोपि भाषित पुंस्का। अब क्या है, ध्यान रखेंगे, जो कुमार और कुमारी, जो बालक और बालिका है, बालक और बालिकाएं हैं, वो क्या हुआ? यहां पर बहुब्रीहि समास किया है, ध्यान रखेंगे। भाषिता पुमान, ये तो शब्द को कह रहा था, परंतु भाषिता पुमान यस्मिन अर्थी, जिस अर्थ में, अब यहां पर अर्थ को कहेगा। ये जो बहुब्रीहि समास आकर के जो भाषा भाषित पुंस का किसको कहेगा? अर्थ को, शब्द को नहीं कहेगा, क्योंकि बहुब्रीहि अन्य पदार्थ है, माने जिसके लिए हमने ऐसा शब्द जो पहले पुल्लिंग था अब वो स्त्रीलिंग आ गया है, अब वो स्त्रीलिंग स्त्री को कहता है, स्त्री को कहता है, तो ऐसा पदार्थ क्या हो गया? भाषित पुंस्कः। कहते हैं उससे क्या करना, ये तो व्याकरण है,
इसमें उस द्रव्य से क्या करना, उस पिंड से क्या करना। तो कहते हैं तत्प्रतिपादक, उसको बताने वाला, उस पिंड को कहने वाला जो शब्द है वो भी क्या हो जाता है, भाषित पुंस्का। उस शब्द को हमें यहाँ व्याकरण में शब्द से कार्य करना है। तो यहां पर क्या होता है, भाषित पुंस्का, अर्थात यहां पर एक प्रत्यय कर देते हैं, माने भाषित पुंस्का अस्य अस्ति इति मतुप अर्थ में यहां पर क्या कर देते हैं, इसमें भाषित पुंसक में ये कर देते हैं अर्षादिभ्यो अच प्रत्यय कर देते हैं। ये मत अर्थ में एक प्रत्यय आता, अर्षादिभ्यो अच आया था, अच प्रत्यय कर देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहां पर ये बताया नहीं है, माने यस्येति से लोप हो जाएगा इसके का के आका, और ये इसमें जुड़ जाएगा। शब्द का स्वरूप ऐसा ही रहेगा, शब्द का स्वरूप तो ऐसा ही रहेगा, परंतु क्या अर्थ बदल जाएगा। ये भाषित पुंस का जो शब्द है ये तो कह रहा है उस पिंड विशेष को, अर्थ को, और उसको वह अर्थ है जिसका, जिस शब्द का, वो शब्द क्या है, भाषित पुंस का, वो भी भाषित पुंस का। तो यह मत्वर्थ में हमने यहाँ पर अच प्रत्यय माना है वैयाकरणों ने। तो ये वाला जो यहाँ पर भाषित पुंस का शब्द है ये क्या है, अच प्रत्यांत अर्षादिभ्यो अच। इसको अर्षादि गण में आकृति गण है, इसलिए हमने उसमें मान करके अच प्रत्यय कर दिया मत्तुप अर्थ में। तो इसलिए कहा कि तत्प्रतिपादक शब्द अपि भाषित पुंस का। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नहीं आएगी अभी दोबारा मैं समझाऊंगा, अभी अर्थ में समझना है पूरा, ठीक है। हाँ कहते हैं भाषित पुंस्काद अनु यस्याम स्त्रियाम सा भाषित पुंस्काद अनु बहुव्रीहि। अब कहते हैं भाषित पुंस्क शब्द, ये शब्द है कहता भाषित पुंस्क माने जो पहले स्पुल्लिंग को कहा है जिसने, ऐसा शब्द। अनुंग माने भाषित पुंस्कात, अनुंग माने भाषित पुंस्क से, कैसा शब्द लेना, भाषित पुंस्क, ऐसे शब्द से अनुंग। अनुंग क्या है, ऊंग प्रत्यय क्या है, स्त्रीलिंग का प्रत्यय है। ये तो आपको हमने पढ़ाया था चौथे अध्याय में, ठीक है। ऊंगतः, तो क्या ऊंग प्रत्यय स्त्रीलिंग, ऊंग स्त्रीलिंग के प्रत्यय कुछ हैं, जैसे गीप हो गया, गीश हो गया, गीन हो गया, टाप हो गया, डाप हो गया, चाप हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक ऊंग प्रत्यय है, ऊंग को हटा करके ऊंग प्रत्यय माने भाषित पुंस्क जो शब्द है, ये शब्द को कह रहा है, ध्यान रखें यहाँ शब्द पर, भाषित पुंस्क जो शब्द, भाषित पुंस्क शब्द, और कैसा होना चाहिए, अनुंग। अनु माने उससे ऊंग प्रत्यय नहीं होना चाहिए, उससे ऊंग प्रत्यय से भिन्न स्त्री प्रत्यय होना चाहिए। नई का अर्थ क्या, तत्सदृश तद भिन्न। तो ऊंग जैसे स्त्रीलिंग प्रत्यय, तो वैसा ही दूसरा स्त्रीलिंग प्रत्यय होना चाहिए, परंतु ऊंग नहीं होना चाहिए। ऊंग के सदृश क्या होगा, स्त्रीलिंग प्रत्यय। ऊंग से भिन्न क्या होगा, गीप गीश गीन टाप टाप चाप, ठीक है। तो कहते हैं भाषित पुंस्काद अनुंग, माने भाषित पुंसक शब्द से अनुंग, अनुंग का अर्थ हो गया गीप गीश गीन आदि। यस्याम स्त्रियाम माने जिस स्त्री में, स्त्रीलिंग में, सा वो क्या हो गया, सा भाषित पुंस्का दनु बहुव्री। वो जो स्त्री प्रत्यांत शब्द हो गया, वो स्त्रीलिंग पदार्थ हो गया, वो क्या हो गया, भाषित पुंस्क दनु। ये बहुव्री समास आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर क्या हुआ हमारा, सुपो धातु प्रातिपदिकयो इत्यनेन पंचम्या लुकी प्राप्ते निपातनाद अत्र अलुक भवति। कहते हैं यहां पर तो समास कर दिया हमने, भाषित पुंस्काद अनुंग,
तो ये जो पंचमी का तो अलुक होना चाहिए, बहुब्री समास हो गया, बहुब्री समास हो गया, उसका तो अलुक होना चाहिए। तो अलुक तो नहीं हुआ यहाँ पर, ये तो है। तो कहते हैं इसी महर्षि पाणिनि के सूत्र में पढ़ने के कारण से हम क्या मानते हैं, निपातन से, माने इसी से ये निश्चय होता है यहाँ लुक नहीं होता, अलुक हो गया। ठीक है, तो ये कह दिया। तो निपातनात् अत्र अलुक भवति, एक तो ये समास हो गया हमारा। ठीक है, अब है प्रिया आदिर येषाम ते प्रियादयः बहुव्रीहि। ये प्रिया, प्रिया, प्रिया शब्द स्त्रीलिंग लिया, प्रिया शब्द है आदि में जिन शब्दों के वो गण क्या होगा, प्रियादि गण हो गए, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब पूरणी च प्रियादयश्च पूरणी प्रियादयः इतरेतर योग द्वंद्व। तो पूरणी, पूरणी का अर्थ है पूर्ण प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द, पूर्ण प्रत्यांत, जैसे पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, द्वितीया, तृतीया आदि आदि। तो ये हो गया पूरणी प्रियादयः। इतरेतर न पूरणी प्रियादया अपूरणी प्रियादयः तेषु अपूरणी प्रियादिषु नई तत्पुरुषः। नहीं तत्पुरुष। अभी आपको मुझे लग रहा है पूरा समझ में तो नहीं आया होगा, क्योंकि अभी तो समास ही किया है, अब तो अर्थ करेंगे, अर्थ में घटाएंगे तब समझ में आएगा, पर काफी आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिएगा अब चलते हैं अर्थ पर। इसमें अनुवृत्ति आ रही है उत्तर पद, उत्तर पद की आएगी, अलुक तो हट गया पूर्व में, आइए अर्थ। यस्मात् भाषित पुंस्कात् परा, मान परा, परा का अर्थ पराह ऊंग न कृतः तस्या स्त्री शब्दस्य पुं शब्दस्येव रूपं भवति पूर्णी प्रियादि वर्जिते स्त्रीलिंगे समानाधिकरण उत्तर पदे परतः। ठीक है, कहते हैं यस्मात् भाषित पुंस्कात्, माने जिस भाषित पुंस्क से, यहां शब्द को कह रहा है, आप ध्यान रखेंगे, ऐसा शब्द जो पहले पुल्लिंग में था, जिसने पहले पुल्लिंग में कहा, माने पुल्लिंग को कहा, माने पुल्लिंग में प्रयोग हुआ शब्द का, तो ऐसा भाषित पुंस्क शब्द और उससे परे ऊंग न कृतः, माने उससे क्या है भाषित पुंस्क, अब वो उसका क्या आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया, परंतु ऊंग प्रत्यय नहीं किया, ऊंग से भिन्न प्रत्यय वाला, टाप, डाप, चाप, गीप, गीश, गीन। ठीक है, ऐसे नकृता तस्य, माने ऐसा स्त्री शब्दस्य, माने स्त्री शब्द से स्त्रीलिंग शब्दस्य पुं शब्दस्य इव रूपम भवति, माने उस स्त्रीलिंग में कैसा स्त्रीलिंग शब्द, जो पहले भाषित पुंस्क है, भाषित पुंस्क का है समानायाम आकृतौ, समानायाम आकृतौ का अर्थ है एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते, एक ही प्रवृत्ति निमित्त से कोई शब्द पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द होता है, वो क्या होता है, भाषित पुंस्क। तो अब वो स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है, परंतु उसमें स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या होता है, उससे प्रत्यय होते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया था कुमार शब्द है, और कुमार से हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कुमारी। यहां पर क्या हुआ था, गीप प्रत्यय, वयसी प्रथमे से गीप प्रत्यय हुआ। तो ये जो शब्द है ये वाला, ये कैसा शब्द है, भाषित पुंस्क, समान प्रवृत्ति निमित्त है, दोनों का प्रयोग चाहे स्त्रीलिंग में करेंगे चाहे पुल्लिंग में, और ये पहले पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है फिर बाद में स्त्रीलिंग में आया है, तो ये कैसा हो गया, भाषित पुंस्क शब्द। तो कृता तस्य स्त्रीलिंग शब्द से, स्त्री माने स्त्रीलिंग शब्द से, पुं शब्दस्य एव, माने उसका क्या हो जाता है, उस स्त्रीलिंग शब्द को
कि जैसे वो पहले पुल्लिंग था फिर बाद में उसको स्त्रीलिंग बनाया, जैसा पुल्लिंग में प्रयोग होता है माने उसी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के वो पुल्लिंग में प्रयोग होता है, वैसा ही वो स्त्रीलिंग शब्द है वो पुल्लिंग हो जाता है, पुल्लिंग के समान उसका रूप प्रयोग करते हैं। कब? शर्त बता रहे हैं हर जगह नहीं। पूर्णी प्रियादि वर्जिते स्त्रीलिंगे समानाधिकरणे उत्तर पदे, माने उत्तर पद परे रहते। उत्तर पद कैसा होना चाहिए? कहते हैं समानाधिकरण। समानाधिकरण का अर्थ होता है कि जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का एक ही अधिकरण हो, दोनों एक ही को कहने के लिए प्रयोग किए जा रहे हों। तो जो बाद वाला समानाधिकरण, पूर्व वाला भी समानाधिकरण पर यहाँ उत्तर, जो उत्तर समानाधिकरण पद है और वो कैसा होना चाहिए? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होना चाहिए। और स्त्रीलिंग के साथ साथ में कहते हैं पूर्ण प्रत्यंत नहीं होना चाहिए। प्रियादि गण में पठित माने प्रिया आदि शब्द हैं वो भी नहीं होने चाहिए। उससे भिन्न कोई स्त्रीलिंग का समानाधिकरणवाची शब्द होना चाहिए। अभी आपको समानाधिकरण की भी परिभाषा लिखा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिएगा, अब यहां पर हम नीचे देखेंगे, उदाहरण बहुत कम दिए, 3 उदाहरण दिए, आराम से समझ में आएगा। अभी हिंदी में पढ़ाएंगे, चाहे लगे इसमें 1.5 घंटा, पर आपको आज समझाना ही है पूरा ही, ठीक है। उदाहरण दिया है, दर्शनीय भार्या यस्या सा दर्शनीय भार्या। दर्शनीय भार्या का अर्थ क्या है? ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी दर्शनीय है, देखने योग्य है, सुंदर है, ठीक है। दर्शनीय भार्या यस्य सह दर्शनीय भार्या, देखने योग्य पत्नी है जिस पुरुष की, वो पुरुष क्या कहलाता है? दर्शनीय भार्या। अब देखिएगा, बहुब्रीहि समास हो गया, ये बन गया, इसकी सिद्धि आपको बता देंगे। अब यहां पर हमें क्या देखना है? ये क्या है? भार्या शब्द। भार्या शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग, ठीक है। और कैसा है? उत्तर पद भी है, ये समास में ये उत्तर पद है, और ये समानाधिकरण भी है। समानाधिकरणवाची कैसे है? क्योंकि ये शब्द और ये शब्द दोनों का अधिकरण अब क्या है? माने इसका दर्शनीय और भार्या, दर्शनीय माने जो दर्शनीय है वो भार्या है, ठीक है। तो इस भार्या शब्द कैसा है? समान अधिकरण वाला है। यहां ये शब्द जिसको कह रहा है उसी को दर्शनीय भी कह रहा है। क्या ये शब्द क्या है? यहां पर ध्यान रखेंगे, दर्शनीय और भार्या, इसका माने जो एक स्त्री है, एक स्त्री है और वो स्त्री क्या है? उसको हम कह रहे हैं, ये स्त्री कह रहे हैं भार्या, भार्या। और वो भार्या, ध्यान रखेंगे, भार्या है वो क्या है? कैसी है? दर्शनीय। तो दर्शनीय और भार्या शब्द यहां पर किसको कह रहे हैं? उनका अधिकरण एक ही तो है, वो स्त्री। क्या वही स्त्री तो है? तो कहते हैं दर्शनीय भार्या यस्या। तो अब यहां पर भार्या समानाधिकरणवाची पद हो गया। इसे उत्तर पद के रहते हुए, और ये पूर्णी और प्रियादि में गण में नहीं है, तो दर्शनीय ये जो शब्द है ये कैसा है? भाषित पुंस्क। क्योंकि हम कहेंगे दर्शनीय अयम पुरुषः, ठीक है।
दर्शनीय अयम पुरुष, ये पुरुष देखने योग्य है। अब ये जो यहाँ पर दर्शनीय भार्या, ये पत्नी देखने योग्य है, ऐसा अर्थ होता है यहाँ पर। ये आगे नहीं, अभी यहां तक कर लेने में। तो अब क्या हुआ कि ये जो दर्शनीय है, दर्शनीय को हम दर्शनीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसको दर्शनीय शब्द का हम उस किसी के लिए प्रयोग करते हैं, उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या होता है? दर्शनीयत्व, देखने योग्य कुछ चीजें उसके अंदर हैं, इसलिए करते हैं। तो ये जो दर्शनीय शब्द है, पुल्लिंग में हम किसी के लिए प्रयोग करते हैं तो भी उसके अंदर क्या होता है? दर्शनीयत्व, तभी हम उसके लिए दर्शनीय करते हैं। और किसी स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं तो भी हम उसी निमित्त से करते हैं कि इस स्त्री को दर्शनीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर दर्शनीयत्व है, देखने योग्य कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं। तो ये जो शब्द है, समान प्रवृत्ति निमित्त से पुल्लिंग में भी प्रयोग हो रहा है, समान प्रवृत्ति निमित्त से भार्या में भी प्रयोग हो रहा है। समान प्रवृत्ति निमित्त क्या है? दर्शनीयत्व। दर्शनीयत्व के कारण ही यहां पर ये भार्या के साथ में इसका प्रयोग हो रहा है, और इस दर्शनीयत्व के कारण से ही यहाँ पुरुष में इसका प्रयोग हो रहा है। यहाँ पुल्लिंग था, स्त्री में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है? अजात तष्टाप से टाप आ जाता है। बस इतना ही तो अंतर है। तो ये शब्द कैसा हो गया? भाषित पुंस्क शब्द हो गया, और ऊंग प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर स्त्रीलिंग का टाप है। तो अब इसको क्या है? समानाधिकरण के परे रहते, समानाधिकरण के परे रहते इसको क्या हो जाएगा? बोलो। दर्शनीय भार्या। अब देखिए, यहां इसका समास कर दिया हमने। समास करने पर, अभी पूरी सिद्धि बता देंगे। समाज करने पर अब इसको कहा कि ऐसा शब्द है, पर्यायते उत्तर पर्यायते, इस दर्शनीय को पुल्लिंग के समान प्रयोग होगा। कहेगा तो स्त्री को ही, परंतु इसका पुल्लिंग शब्द कैसा होता है? दर्शनीय। ह्रस्वकारांत, टाप हट जाएगा, टाप रहित का प्रयोग होगा। तो क्या हुआ? दर्शनीय प्रयोग हो गया। इसको हो गया पुंद भाव। क्या हो गया? पुंद भाव। और ये भार्या था, तो ये अब किसको कह रहा है? पुरुष को कह रहा है। और बहुब्री समास में ये दोनों पद क्या हो जाते हैं? गौण हो जाते हैं। तो ये भी टाप प्रत्यांत है, तो इसको क्या हो जाएगा? गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, ये तो प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में पढ़ाया था कि गो शब्द और गो और स्त्री प्रत्यांत शब्द जो उपसर्जन माने गौण, जो गौण होते हैं उनको क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। तो यहां पर जो भार्या शब्द है वो गौण हो गया। भार्या को नहीं कह रहा, भार्या है जिसकी, उसको कह रहा है, तो इसलिए गौण हो गया। गौण होने के कारण से क्या? स्त्रीलिंग को ह्रस्व होकर के आ को अ हो गया। तो दर्शनीय भार्या। ठीक है, अब मैं आपको इसकी सिद्धि बोर्ड पर बता देता हूं थोड़ी सी। ठीक है, देखिए, दर्शनीय भार्या यस्य सह। ठीक है, सह दर्शनीय भार्या, अपने आप में सह दर्शनीय ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लौकिक विग्रह। अब इसको अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? दर्शनीय सु और भार्या और ये सु। ठीक है, इसमें अनुनासिक भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसका क्या हो गया? अनेक मन्य पदार्थे से समास हो गया। क्या हो गया? अनेक मन्य पदार्थे से समास हो गया। समास हो गया। समास होने के बाद में क्या हो गया जी?
कृत तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिकयो से क्या हो गया बोलो, लुक। लुक हो गया। अब यहां पर क्या बन गया हमारा, दर्शनीय भार्य। ये पुरुष को कह रहा है, ध्यान रखेंगे। पुरुष, पुरुष क्या पुल्लिंग है। अब हमें सबसे पहले तो ये यहाँ पर इसको क्या करना है, ये शब्द कैसा, भाषित पुंस्क है, ये तो समझा दिया मैंने। इसको क्या करना है, ये प्रियादि अपूर्णी प्रियादि वर्जित समानाधिकरणवाची स्त्रीलिंग शब्द के परे रहते, ये परे है। इस भाषित पुंस्क शब्द को पुल्लिंग के समान हो जाए। पुल्लिंग का इसमें क्या बनता है, इसका पुल्लिंग में क्या बनता है, दर्शनीय, टाप हट जाता है और कुछ नहीं, दर्शनीय ऐसा होता है। तो क्या, दर्शनीय भार्य। तो स्त्रिया पूर्ण भाषित पुंस्क का धनु समानाधिकरण स्त्रिया पूर्णी प्रियादिशु से क्या हो गया, पूर्ण भाव हो गया इसको। ठीक है, पूर्ण भाव हो गया। तो अब ये किसको कह रहा है, पुरुषः, पुरुष इसके सामने लगा लेते हैं, पुरुषः, ये पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग हो गया तो अब इसमें क्या हो जाएगा, गोस्त्रियो उपसर्जन से, ये पढ़ा दिया पहले, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, गोस्त्रियो ये है आपका प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का है, संख्या देख लीजिएगा वही। इससे क्या होता है, गो शब्द और स्त्री प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो कैसे होने चाहिए, उपसर्जन माने गौण। यहां पर बहुब्रीहि समास में ये शब्द क्या, ये और ये दोनों गौण हो गए। गौण हो गए तो इसको क्या हो जाएगा, स्त्री प्रत्यांत शब्द को ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व हो गया तो क्या हो गया, भार्य। इससे ह्रस्व हो गया, फिर स्वादि उत्पत्ति कर देंगे तो क्या बन जाएगा, भार्य। ये हट के सब कुछ विसर्ग हो जाएगा। तो दर्शनीय भार्य ऐसी। ठीक, इसी प्रकार से आपको आगे भी सिद्धि करनी है। अब पूरी सिद्धि हर की नहीं बताएंगे, एक ही बता दिया आपको। ठीक है, अब आ जाएगा उसी पर। ऐसे ही श्लक्ष्ण चूड़ा, तो श्लक्ष्ण चूड़ा यस्य सह श्लक्ष्ण चूड़ा माने चिकनी चोटी है जिसकी जिस पंडित जी की है? पंडित जी की नहीं, कोई भी सनातनी रखते हैं, सभी सनातन वैदिक धर्मी सभी रखते हैं चोटी। तो श्लक्ष्ण चूड़, तो यहां पर भी श्लक्ष्णा और चूड़। तो श्लक्ष्णा शब्द को क्या है, पुल्लिंग क्या है, श्लक्ष्ण है उसका। तो चूड़, ये चूड़ा है, इसको वैसे हो जाएगा, श्लक्ष्ण चूड़ा बिल्कुल वैसे बनेगा। तो पूर्ण भाव इसको हो गया। ऐसे ही दीर्घ जंघ, ठीक है, तो दीर्घा जंघा यस्य, अथवा द्विवचन में कर सकते हैं, दो जंघाएं होती हैं। तो दीर्घे जंघे यस्य सह दीर्घ जंघ, माने जिसकी जंघाएं लंबी हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर विग्रह करेंगे तो दीर्घा आउ जंघा आउ, अनेक मन्य पदार्थ से समास हो गया। समास होने के बाद पूर्वत लुक हो गया। अब जो दीर्घा जंघा ये बचा, तो दीर्घा शब्द क्या है, भाषित पुंसक है, माने पुल्लिंग में इसको क्या प्रयोग होता है, दीर्घ। स्त्रीलिंग में दीर्घा, तो क्या हो गया, इसको सारी शर्त माने समानाधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पद के रहते हुए क्या हो गया, इसको बोलो पूर्ण भाव हो गया। पुल्लिंग के समान रूप इसका प्रयोग हो गया। तो पुल्लिंग में क्या बनता है, दीर्घ, ह्रस्व कारांत बन जाता है। तो दीर्घ जंघा, गोस्त्री और उपसर्जन से जंघा को ह्रस्व हो गया, स्वादि उत्पत्ति करके दीर्घ जंघा। ये आपको समझ में आया। अभी और कुछ बहुत बताना है। अब इसकी हिंदी पढ़ेंगे। अब मैंने काफी समझा दिया है, अब हिंदी भी समझ में आएगी, फिर आपको बता दूंगा विशेष बातें। चलिएगा, आइएगा।
एक ही अर्थ में अर्थात एक ही प्रवृत्ति निमित्त को लेकर भाषित मैंने कहा है। पुल्लिंग अर्थ को जिस शब्द ने पुल्लिंग अर्थ को जिस शब्द ने ऐसे ऊंग वर्जित भाषित पुंस्क स्त्रिया माने स्त्री शब्द के स्थान में, माने स्त्री शब्द का अर्थ है स्त्रीलिंग शब्द के स्थान में पुंत माने पुल्लिंग वाची शब्द के समान रूप हो जाता है। पूर्णी तथा प्रियादि वर्जित स्त्रीलिंग समानाधिकरण उत्तर पद परे हो तो, ये बात तो सरल है, आपको समझा दी है। ठीक है, अब इसका जो विशेष इन्होंने बताया उसको पढ़िए। जिस अर्थ धर्म को लेकर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह अर्थ धर्म उसका प्रवृत्ति निमित्त होता है। जैसे यथा मनुष्यत्व धर्म रहने के कारण किसी को मनुष्य कहा जाता है, तो यह मनुष्यत्व धर्म मनुष्य शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है। ये कई बार पहले भी बताया हमने। जिस शब्द का हम जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्रयोग क्यों कर रहे हैं, तो क्यों माने जिस कारण से कर रहे हैं, जो कारण है वही निमित्त है, वही हेतु है। मनुष्य मुझे कोई मनुष्य कह रहा है तो मेरे अंदर मनुष्यत्व है, वो एकदम बताया नहीं जा सकता क्या मनुष्यत्व है। ठीक है, वो शब्दों से एकदम पूरा का पूरा सटीक मनुष्यत्व नहीं व्याख्यान किया जा सकता है, परंतु हमारी बुद्धि उस मनुष्यत्व को झट से ग्रहण कर लेती है। हम गाय और भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, हाथी, शेर, चीता को देखने पर हम क्या कहते हैं, मनुष्य, ये मनुष्य है, ये तो नहीं कहते, ये मनुष्य नहीं कहते। हम शेर को देखने के बाद शेर ही कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर सिंहत्व है। उस सिंहत्व को देख करके हमारी बुद्धि एकदम कहती है शेर है, सिंहः अस्ति। और मुझे देख करके, आपको देख करके क्या कोई झट से बुद्धि हमारी पहचान लेती है कि ये क्या है, मनुष्य है, क्योंकि इसके अंदर मनुष्यत्व है। तो वही मनुष्यत्व सिंहत्व क्या है, बोलो क्या है, शब्द के प्रवृत्ति निमित्त हेतु। इसी प्रकार दर्शनीय भार्य, ध्यान दीजिएगा, यहां दर्शनीय शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त दर्शनीयत्व है। इस दर्शनीयत्व अर्थ को लेकर ही यह दर्शनीय शब्द दर्शनीय और दर्शनीय पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होता है। दोनों का प्रवृत्ति निमित्त तो एक ही है, पर स्त्रीलिंग के लिए प्रत्यय और आ जाता है, पुल्लिंग में प्रत्यय नहीं आता है। अतः समास करने में जो समानायाम कृतौ एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते भाषितः पुंस्कः कहा था वह संगत हो गया। ध्यान दीजिए, क्या कहा था, तो क्या कहा था, समानायाम आकृतौ, अर्थात एकस्मिन् प्रवृत्ति निमित्ते, एक ही प्रवृत्ति निमित्त होने पर भाषिता पुंस्कः कहा था वह संगत हो गया। कैसे बता रहे हैं, दर्शनीय में प्रयुक्त स्त्रीलिंग शब्द दर्शनीयत्व प्रवृत्ति निमित्त को लेकर दर्शनीय रूप में पुंस्त को भी कहता है, पुल्लिंग को भी कहता है दर्शनीयत्व को लेकर के। उसी से स्त्रीलिंग में टाप होकर बना है दर्शनीय।
दर्शनीयत्व प्रवृत्ति निमित्त दोनों में समान ही है, चाहे दर्शनीय कहें चाहे दर्शनीय कहें, दोनों में दर्शनीयत्व है। ऊंग न होने से ऊंग वर्जित है ही, ऊंग प्रत्यय तो है नहीं। एवं स्त्रीलिंग पूर्णी प्रियादि वर्जित समानाधिकरण वाला भार्या शब्द, ध्यान रखें भार्या शब्द क्या है, समानाधिकरण वाला है, उत्तर पद में है ही, अतः दर्शनीय शब्द पुल्लिंग के समान हो गया, अर्थात दर्शनीय शब्द बन गया। इसी प्रकार श्लक्षणा चूड़ा यस्य सा श्लक्षण चूड़ा, ये बता दिया मैंने। चिकनी चूड़ा माने चोटी है जिसकी। दीर्घे जंघे यस्य सह दीर्घ जंग, यहां भी ध्यान रखिए ये श्लक्षणा शब्द है, इसका पुल्लिंग में पहले क्या था, श्लक्षण। श्लक्षण माने जब पुल्लिंग को कहेंगे तो श्लक्षणा चिकना, यहाँ चूड़ा स्त्रीलिंग है इसलिए चूड़ा स्त्रीलिंग में आ गया श्लक्षण। ऐसे दीर्घे जंघे यस दीर्घ जंगा, यहां पर भी जाने तो जंघा स्त्रीलिंग है, दर्घा ये पुल्लिंग में इसका क्या बनता है, दीर्घा। ये तो हम विभक्ति सहित दिखा रहे हैं, पर मेन शब्द तो दीर्घ अकारांत होता है ना। भार्या चूड़ा जंघा को माने शब्द में गोस्त्रियो और उपसर्जन से 1 2 48 संख्या से ह्रस्व हो ही जाएगा। पूर्णी से स्त्रीलिंग वाले पूर्ण प्रत्यांत शब्द लिए गए हैं। पूर्णी शब्द से क्या, स्त्रीलिंग में जो पूर्ण प्रत्यांत शब्द हैं, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी जो भी है आगे वो, तथा प्रियादि गणपठित शब्द हैं। प्रियादि गणपठित शब्द कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूं, लीजिएगा। ये है प्रिया, मनोज्ञा, कल्याणी, सुभगा, दुर्भगा, भक्ति, सचिवा, अम्बा, कांता, क्षांता, समा, चपला, दुहिता, वामा, बस इति प्रियाद। ये शब्द प्रियादिगण में पूर्ण प्रत्यांत, ये शब्द होंगे तो नहीं होगा। ठीक है, यदि यहां पर ऐसा हो जाएगा, मानिएगा यदि इसके स्थान में हमने प्रिया कर दिया, प्रिया, प्रिया नाम की कोई स्त्री है तो दर्शनीय प्रियायस्य, तो यहां पर इसको पुल्लिंग नहीं होगा। फिर ये क्या बनेगा, यहां पर हमारा इसको बनाएंगे दर्शनीय प्रियायस्य, जिसकी, तो सह दर्शनीय प्रिय, प्रिय को तो ह्रस्व हो जाएगा बात आगे चल के, गोस्त्री रूप से बहुब्री समास है, परंतु ये पूर्व पद में जो दर्शनीय है उसको पूर्ण भाव नहीं होगा, तो दर्शनीय ही रहेगा, ये अंतर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और यहां पर इन्होंने कहा इस सूत्र का संपूर्ण विषय प्रत्युदाहरणों से ही स्पष्ट हो पाता है, जो कि द्वितीय वृत्ति का विषय है। द्वितीय वृत्ति का अर्थ हो गया काशिका। बोलो क्या हुआ, द्वितीय वृत्ति से क्या कह रहे हैं, काशिका। काशिका में इसके प्रत्युदाहरण भी दिए। ये है काशिका। अब मैं आपको मोटे मोटे प्रत्युदाहरण समझा देता हूं, पूरे तो नहीं समझाऊंगा, ठीक है, फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है,
ये देखिए, जैसे एक उदाहरण हम जाते हैं आपको पूर्ण प्रत्यांत का। जैसे ये क्या था, कल्याणी कल्याण ये है, कल्याणी पंचमा ये है। ठीक है, कल्याणी पंचमा, यहाँ पंचम शब्द है, पंचमी था पहले तो पंचम हो जाता है वो। ठीक है, गोस्त्री और उपसर्जन से आ, इसको मैंने यहाँ पर क्या है, ये हट जाता है, पंचमी को पंचम बन जाता है वास्तव में। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ क्या है, पूर्ण प्रत्यांत शब्द है। ठीक है, पूर्ण प्रत्यांत शब्द होने से इस कल्याणी शब्द ये कैसा भाषित पुंस्क है, तो इसको पूर्ण भाव नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ, कल्याणी ही रहेगा, निषेध कर दिया ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार से और आपको समान प्रवृत्ति निमित्त वाला, समान प्रवृत्ति निमित्त वाला एक शब्द है, बताता हूं मैं आपको, समझ में आएगा। समान प्रवृत्ति निमित्त कैसे होगा, यदि असमान प्रवृत्ति निमित्त होगा, शब्द का स्वरूप एक जैसा होगा और समान प्रवृत्ति निमित्त नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। ये एक शब्द है द्रोण, द्रोणा का अर्थ होता है परिमाणी, और एक शब्द है द्रोणी, इसका अर्थ होता है पशुओं का भोजन पात्र, पशुओं का भोजन पात्र, ध्यान रखिएगा। ठीक है, द्रोण, और इसी का स्त्रीलिंग में क्या बनता है, द्रोणी। पुल्लिंग में जब ये होता है तब इसका अर्थ होता है परिमाणी, माने एक परिमाण विशेष को बताता है, एक माप विशेष को बताता है। और जब स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करते हैं तो ये किसको कहता है, पशुओं का जो भोजन जिसमें पशु खाते हैं चारा, उस पात्र को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो शब्द हैं, ये शब्द पुल्लिंग में भी प्रयोग हो रहा था, स्त्रीलिंग में भाषित पुंसक हो गया ये, परंतु इसका समान प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। जब ये पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है तो इसका क्या है, इसके अंदर परिमाणत्व, परिमाणत्व होने के कारण से द्रोण शब्द का प्रयोग हो रहा है। और यहां जब स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है द्रोणी, तो ये क्या है, भोजन खाने का पात्रत्व निमित्त है। तो दोनों के प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग हो गए, शब्द तो एक जैसा ही है पर समान प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। क्या इन दोनों में ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, भाषित पुंसक भी है, परंतु समान प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। इसका शब्द का प्रयोग का निमित्त अलग है, इसका प्रयोग का निमित्त अलग है। इसलिए ये शब्द यदि समानाधिकरण उत्तर पद स्त्रीलिंग शब्द होगा तो इस शब्द को पुल्लिंग नहीं होगा। क्या पुल्लिंग नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये इस प्रकार से समान प्रवृत्ति निमित्त।
चलिएगा, तो अब इतना ही करते हैं, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको काफ़ी समझा दिया है, इतना ये आपने कर लिया तो आपकी काफ़ी नैया पार लग जाएगी, आप पढ़ाने में समर्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 घंटा पूरा हमारा हो गया, तो ये सूत्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हमारा सूत्र आएगा तस्ला दिश्वा कृत्व शुचः, ठीक है। चलिएगा, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। ऐसा आपको शायद ही कहीं ऑफलाइन में कोई पढ़ाए तो अच्छी बात है, परंतु संभावना ना के बराबर है, इसलिए पाठकों को ऑफलाइन नहीं पढ़ने के लिए मिल सकता इतनी गहराई से, तो हम ऑनलाइन ही आपको पढ़ा दें। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।